तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी, एक जिज्ञासा होगी कि आज ही के दिन में फ्लैशबैक में क्यों गया। 3 जून तो कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल 3 जून आता है। इस 3 जून में स्पेशल क्या है? स्पेशल है, और स्पेशल है ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स थे वो हमने देखे। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट सब कुछ सामने आया। देखा वर्ल्ड के सामने इंडिया और पाकिस्तान का किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन रहा। फिर जब पूरब की तरफ देखा तो बांग्लादेश का हाल भी कोई अच्छा नहीं दिखा। मोहम्मद यूनिस के अधीन किस प्रकार से मतलब माउंटबेटन ने यह दिखाने की कोशिश की कि मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, मेरी इसमें क्या गलती है। भाई लीग ने मांगी, कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। इसलिए कुछ क्रिटिक्स तो यहाँ तक मानते हैं कि वास्तव में नेहरू और पटेल ने इस पूरे कैबिनेट मिशन योजना को बुलडोज कर दिया। लेकिन अब ऐसा कहना उचित नहीं है। एक पाकिस्तानी हिस्टोरियन आयशा जलाल कहती हैं, और वो कैम्ब्रिज स्कॉलर है बेसिकली बट फ्रॉम पाकिस्तानी ओरिजिन। आयशा जलाल वो कहती हैं कि बेसिकली यहाँ पर नेहरू और जो पटेल की भूमिका थी उस कारण से ऐसा हुआ। खैर जो भी हो, अंत में हुआ कि 29 जुलाई को मुस्लिम लीग बाहर हुआ और 16 जून को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी। तो जो माउंटबेटन प्लान बना था, जहाँ पार्टीशन का एजेंडा बना, वह पार्टीशन ने जिस पाकिस्तान को जन्म दिया वह पाकिस्तान आज तक इंडिया के लिए हेडेक बना हुआ है। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हुआ था तब 2 नेशन बने थे, आज 3 नेशन हो चुके हैं। ओके डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, आज 3 जून है। आज 3 जून को मैं फ्लैशबैक में चला गया। मुझे 3 जून 1947 याद आया। आज इसी 3 जून के दिन माउंटबेटन प्लान रखा गया था। तो आपके मन में एक क्यूरियोसिटी होगी, एक जिज्ञासा होगी कि आज ही के दिन में फ्लैशबैक में क्यों गया। 3 जून तो कोई नई चीज़ नहीं है, हर साल 3 जून आता है। इस 3 जून में स्पेशल क्या है? स्पेशल है, और स्पेशल है ऑपरेशन सिंदूर। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के समय जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन्स थे वो हमने देखे। इस ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान इंडिया और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कन्फ्लिक्ट, आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट और डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट सब कुछ सामने आया। देखा वर्ल्ड के सामने इंडिया और पाकिस्तान का किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन रहा। फिर जब पूरब की तरफ देखा तो बांग्लादेश का हाल भी कोई अच्छा नहीं दिखा। मोहम्मद यूनिस के अधीन किस प्रकार से बांग्लादेश इंडिया के प्रति हॉस्टाइल बना हुआ है। यही यूनुस एक टाइम था जो एक बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी हुआ करते थे। लेकिन आज जब जमायते इस्लामी के साथ उनकी सांठगांठ हुई है तो बांग्लादेश भी आज एक फेल्ड स्टेट उनके लीडरशिप में दिखने लगा है। तो मैं 3 जून 1947 में चला गया कि जो माउंटबेटन प्लान बना था, जहाँ पार्टीशन का एजेंडा बना, वह पार्टीशन ने जिस पाकिस्तान को जन्म दिया वह पाकिस्तान आज तक इंडिया के लिए हेडेक बना हुआ है। क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच पार्टीशन हुआ था तब 2 नेशन बने थे, आज 3 नेशन हो चुके हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में आते हैं 3 जून 1947 को। क्या पाकिस्तान बनना जरूरी था? किन लोगों के इंटरेस्ट में पाकिस्तान था? एक समय आया था नेशनल मूवमेंट में, मुझे याद है कि लगा कि अब पाकिस्तान का एजेंडा टल गया। मैं आपको बताता हूँ, मैं पूरी यात्रा में तो आपको नहीं ले जाऊंगा क्योंकि पूरी यात्रा अपने आप में बहुत लॉन्ग और क्यूम्बरसम है और हम उतनी बड़ी यात्रा में आपको नहीं ले जाना चाहेंगे। बस हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं पार्टीशन से 1 वर्ष पूर्व, और वह है 1946 की कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना मई जून 1946 में भारत में आई थी, और उस कैबिनेट मिशन योजना का एजेंडा था भारत के पार्टीशन को टालना। मैं आपको बताऊं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन को इतना कमजोर कर दिया था कि ब्रिटेन इंडिया में रहने की स्थिति में नहीं था। मतलब जस्ट क्विट इंडिया,
अब क्विट इंडिया तो 1942 में इंडियन गांधी जी के नेतृत्व में यह मूवमेंट चला था। उस समय भी ब्रिटिश ने बहुत ही तत्परता से इस मूवमेंट को और बहुत ही क्रूरता से दबाया था। लेकिन जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और एक सुपर पावर के रूप में ब्रिटेन का डिक्लाइन हुआ, तो ब्रिटेन ने खुद ही क्विट इंडिया का डिसाइड कर लिया। लेकिन मुद्दा यह था कि अपने क्लाइंट मुस्लिम लीग के साथ वो कैसे ट्रीट करता है। तो एक विचार बाजार में आ रहा है, यानी एकेडमिक सर्कल में एक विचार यह आ रहा कि कैबिनेट मिशन योजना में उसी ब्रिटिश ने पार्टीशन को अव्यावहारिक इम्प्रैक्टिकल करार दे दिया था। कहा था कि नहीं नहीं, पार्टीशन व्यवहार में संभव नहीं है, क्योंकि अगर पार्टीशन घटित होता है तो पंजाब, अब देखिए ये है, ये देखिए ये सबसे बड़ा प्रोविंस अब पाकिस्तान का आज की तारीख में पंजाब है, लेकिन यह पंजाब जितना पाकिस्तान में गया उससे थोड़ा सा कम भारत के अंदर भी रहा। तो मुद्दा यह है कि भाई ये पंजाब में एक सबस्टेंशियल पॉपुलेशन हिंदू का था, हिंदू माइनॉरिटी की संख्या कम नहीं थी, मतलब बहुत थोड़ी का फर्क था, 52-48 का फर्क आप समझ सकते हैं, जो उस समय मुस्लिम और हिंदू के बीच जनसंख्या थी, और सिख भी हिंदू के साथ हिंदुस्तान में टिकने वाले थे। तो वैसी स्थिति में पंजाब का क्या होगा? अगर पंजाब पाकिस्तान को दिया जाता है तो पंजाब के हिंदुओं और सिखों का क्या होगा? और देखिए बंगाल में भी आज आप देखेंगे ईस्ट बंगाल बड़ा साइज पाकिस्तान में जरूर चला गया, लेकिन उससे थोड़ा ही छोटा साइज इंडिया में है, क्योंकि उस समय फिर यह भी हुआ कि आखिर ये बंगाल का क्या होगा। ये बंगाल में भी तो एक सबस्टेंशियल पॉपुलेशन हिंदू है। तो कैबिनेट मिशन ने कहा कि देखिए पार्टीशन अव्यावहारिक है, पार्टीशन का विकल्प हम ढूंढते हैं, और उसने एक त्रिस्तरीय योजना लाई थी। उसमें कुछ इस तरह की बातें थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर के स्तर पर होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास केवल और केवल 3 सब्जेक्ट होंगे। उसने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इन 3 सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट होगा? तो एक होगा प्रतिरक्षा डिफेंस, दूसरा फॉरेन मिनिस्ट्री, और तीसरा है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। बस यही 3 सब्जेक्ट होंगे, और बाकी के बाकी जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो स्टेट्स के पास होंगे। और वह स्टेट्स में नहीं होंगे, स्टेट तो सबसे नीचे होगा, बल्कि स्टेट का एक ग्रुप 3 ग्रुप्स बनेंगे, ए ग्रुप, बी ग्रुप एंड सी ग्रुप। ए ग्रुप में 6 हिंदू बहुल प्रोविंस होंगे, बी ग्रुप में उत्तर पश्चिम के 3 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस होंगे, और सी में उत्तर पूर्व के 2 मुस्लिम बहुल यानी बंगाल और असम, ये 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस होंगे। और तीनों को अपनी सरकार बनाने का अधिकार होगा, तीनों को अपना अलग विधानमंडल होगा, और वास्तविक पावर द ग्रुप ऑफ प्रोविंसेस में होंगे, और सबसे नीचे प्रोविंस होगा जिसका एज यूजुअल पावर होगा। ऐसा लगा कि भाई मुस्लिम लीग भी पहले खुश हो गया, उसे लगा कि चलो डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया का हो गया, सेंटर नाम मात्र का रह गया। 5 मुस्लिम बहुल प्रांतों में मुस्लिम लीग या जिन्ना उस पर शासन करने का स्वप्न देख रहे थे, क्योंकि अभी तक मुस्लिम लीग का जो कंट्रोल था मात्र 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पर था, और उसमें एक पर कांग्रेस का कंट्रोल था, दूसरी यूनियनिस्ट पार्टी मतलब एक पार्टी थी, उसकी कोलिशन गवर्नमेंट पंजाब में थी, और बंगाल में एक फजलुल हक की कृषक प्रजा पार्टी, जो फजलुल हक तो कहने के लिए मुसलमान था, लेकिन मुस्लिम लीग के एजेंडा के साथ उसका एजेंडा मेल नहीं खा रहा था। तो जिन्ना ने सोचा चलो इसी बहाने अब 5 प्रोविंसेस पर अपना कब्जा होगा। तो जिन्ना ने यानी 6 जून को मुस्लिम लीग ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, इस प्रपोजल को, और 7 जून को कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर लिया। कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्रकार के साथ एक दिया गया बयान ने एक चेन रिएक्शन का काम किया, और इसके बाद फिर वही मुस्लिम लीग 29 जुलाई को कैबिनेट मिशन योजना से बाहर हो गई। इसलिए कुछ क्रिटिक्स तो यहां तक मानते हैं कि वास्तव में नेहरू और पटेल ने इस पूरे कैबिनेट मिशन योजना को बुलडोज कर दिया। लेकिन अब ऐसा कहना उचित नहीं है। एक पाकिस्तानी हिस्टोरियन आयशा जलाल कहती हैं, और वो कैम्ब्रिज स्कॉलर है बेसिकली, बट फ्रॉम पाकिस्तानी ओरिजिन। आयशा जलाल वो कहती हैं कि बेसिकली यहाँ पर नेहरू और जो पटेल की भूमिका थी उस कारण से ऐसा हुआ। खैर जो भी हो, अंत में हुआ कि 29 जुलाई को मुस्लिम लीग बाहर हुआ, और 16 जून को जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी।
डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब था कि कलकत्ता किलिंग शुरू हो गया। कलकत्ता से देखते देखते वो स्प्रेड कर गया पूर्वी बंगाल के नोआखाली में, बिहार के मुंगेर में और बॉम्बे में। अब चारों तरफ अब हिंदू मुस्लिम दंगे धू धू कर जलने लगे। और सबसे दुखद बात यह थी कि उसमें जब इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ था 2 सितंबर को, तो वल्लभ भाई पटेल को होम डिपार्टमेंट मिला था, लेकिन एक्चुअल पावर को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। वायसराय ऊपर बैठे हुए थे और जो वायसराय था वह इस दंगे को दबाने की अपेक्षित कोशिश नहीं कर रहे थे। तो अब पटेल भी परेशान हो रहे थे। पूरा देश में रक्त की नदियां बह रही है और ब्रिटिश उसके लिए प्रयास नहीं कर रहा है। ब्रिटिश भी थोड़ा बहुत नर्वस था। कारण यह था कि ब्रिटिश को ऐसा लग रहा था कि हम दुनिया को यह दिखा रहे हैं कि हम भारत में एक अच्छी व्यवस्था करके लौट रहे हैं और अब तो खून के छींटे हमारे दामन में भी पड़ेंगे। वेवेल जो वायसराय था वो नर्वस हो रहा था और फिर एक बार मुस्लिम लीग को मनाने की उसने कोशिश की और 5 अक्टूबर को मुस्लिम लीग को फिर वो अंतरिम सरकार में ला दिया, जिससे मुस्लिम लीग बाहर थी। जबकि अंतरिम सरकार का गठन ही, इंटरिम गवर्नमेंट का गठन ही कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। और जब मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन योजना से निकल चुकी थी तो इंटरिम गवर्नमेंट में क्यों शामिल किया गया। खैर एनीवे, इंटरिम गवर्नमेंट में जब मुस्लिम लीग के 5 मंत्रियों ने शपथ ली तो लियाकत अली खान मुस्लिम लीग की तरफ से उसमें आए और उनको फाइनेंस मिनिस्टर का पद मिला। उन्होंने एक तरह से सरकार का चलाना मुश्किल कर दिया। बात बात पर बीटो। अब इतनी अधिक परेशानी हो गई कि पटेल और नेहरू अब सभी थके मांदे लोग विभाजन के लिए तैयार हो गए। लेकिन विभाजन के लिए उन्होंने अभी तक जुबान नहीं खोली थी। उनके मन में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति थी। महात्मा गांधी के मन में क्या था, वो तो दंगे को रोकने के लिए बंगाल के नोआखाली, वहाँ से कलकत्ता, बिहार के मुंगेर दौड़ते रहे और एक लोन वॉइस थे जो अकेला प्रयास करते रहे। एस गोपाल ने लिखा है कि भाई उनकी स्थिति एक ऐसे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष की तरह थी जिस अध्यक्ष को प्रबंधन पर कोई अधिक अख्तियार नहीं रह गया था। मतलब कांग्रेस पर व्यावहारिक नियंत्रण गांधी जी के हाथ से छूट चुका था और गांधी जी अब अकेला स्वर के रूप में इधर से उधर पूरे हिंदुस्तान में दौड़ रहे थे। और वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू दिशाहीन हो चुके थे। वेवेल जो वायसराय था वो नर्वस हो चुका था और बार बार ब्रिटिश सरकार के सामने एक ब्रेक डाउन प्लान रख रहा था कि देखिए जितनी जल्दी हो इंडियन रीजन से निकल जाइए, क्योंकि बहुत बड़ा खून खराबा होने वाला है। अब ब्रिटिश ने वैसी स्थिति में माउंटबेटन को भेजा। 20 फरवरी 1947 को, जो उस समय ब्रिटेन में एटली प्रधानमंत्री था, एटली की सरकार थी, उसने यह घोषणा की कि हर स्थिति में जून 1948 में भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी और एक यथोचित और किसी महत्वपूर्ण निकाय को सत्ता सुपुर्द करके। मतलब उसने एक बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया। आखिर कहते हैं क्रिटिक्स कि उसको समय अवधि नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन यह गलती उसने कर दी। फिर मार्च 1947 में वेवेल को हटाकर एक नए वायसराय को लाया गया। एक नए वायसराय को आने की घोषणा की गई और वह नया वायसराय कौन था? तो वह नया वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। और जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ 22 मार्च को, जब इंडिया में 22 मार्च 1947 को जब लैंड किया, तो उस समय उसके 2 दिन के बाद 24 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जा रहा था। हालांकि लॉर्ड माउंटबेटन को कहा गया था कि अगर संभव हो सके तो बस उसके 2 एजेंडा थे। अगर आप सच पूछिए तो लॉर्ड माउंटबेटन के पास 2 एजेंडा थे। एक एजेंडा यह था कि आप कैबिनेट मिशन योजना को लागू करवाकर विभाजन को टालने का प्रयत्न करिए, और एक सीक्रेट एजेंडा लॉर्ड माउंटबेटन का था कि आप भारत से पैकअप होइए, जल्दी पैकअप होकर भारत से बाहर लौटिए और ऐसे लौट कर आइए कि दुनिया को ऐसा न लगे कि आप भाग कर आ रहे हैं। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन came with an order to retreat in military parlance and operation. It was the famous statement at that time. वो सीक्रेट एजेंडा के आधार पर काम कर रहा था। अब लॉर्ड माउंटबेटन आया तो उसने कहा, उसने यही
दर्शाने का प्रयत्न किया कि भारत में अब कैबिनेट मिशन योजना को इंडिया में लागू करना संभव नहीं है, तो उसने अलग अलग नेताओं से वार्ता शुरू की। सबसे पहले उसने पटेल से वार्ता की, पटेल ने उस पार्टीशन के पक्ष में हामी भरी। फिर उसने नेहरू से वार्ता की, नेहरू ने भी हामी भरी। नेहरू के बायोग्राफर लिखते हैं कि देखिए, नेहरू का कहना था कि देखिए, मेरी उम्र बढ़ रही थी, मैं वृद्ध हो रहा था और भारत की स्थिति खराब हो रही थी। पंजाब में रक्तपात और हिंसा हो रही थी, वहां से रोज मरने और हताहत होने के समाचार आ रहे थे। मेरा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था और मैं चूंकि बूढ़ा हो चुका था, अब मेरे सामने कोई तस्वीर शांति की नजर नहीं आ रही थी। जब विभाजन का प्रस्ताव मेरे सामने आया तो एक ही रास्ता दिखा कि शायद यह हमें इस हिंसा से उबार ले, मैं उसी रास्ते पर चल पड़ा। फिर गांधी जी को कहा गया तो गांधी जी ने भी दबाव में ही सही, दबाव का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने दबाव डाला, बट ही एक्सेप्टेड दिस। और अंत में जिन्ना से वार्ता हुई और जिन्ना ने फिर इस बात के लिए जिन्ना को आगाह किया माउंटबेटन ने कि देखिए, पंजाब और बंगाल बटेगा, आप इसके लिए तैयार रहिए। आप ऐसा मत समझिए कि पूरा पंजाब और बंगाल पाकिस्तान को मिलने वाला है। और तब 3 जून को ये माउंटबेटन योजना आई और सेकेंड वीक ऑफ जून में इसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने भी स्वीकार किया। और फिर यह योजना यहाँ से स्पेशल कंसिडरेशन पर लंदन भेजा गया कि पार्लियामेंट का सारा काम रोक के इस योजना को स्वीकृति दी जाए। और आप जानते हैं कि 18 जुलाई को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस माउंटबेटन योजना को पारित किया। हालांकि मैं आपको बताना चाहता हूं, और 4 अगस्त को इस पर ब्रिटिश क्राउन की मोहर लग गई। यह योजना पूरी दुनिया जानती है माउंटबेटन योजना के बारे में कि यह लॉर्ड माउंटबेटन बनाया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस योजना के बारे में एक सीक्रेट है, एक सच्चाई है कि यह योजना लॉर्ड माउंटबेटन की नहीं थी, और यह ओरिजिनली यह योजना थी वल्लभ भाई पटेल और उनके जो स्टेट डिपार्टमेंट के सचिव थे, सेक्रेटरी, जिसका नाम है बीपी मेनन, उन दोनों का हाथ इस योजना में था। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन की जो प्रारंभिक योजना थी उसको कहते हैं डिक्की बर्ड प्लान। उसने जो योजना दी थी वह योजना तो इतनी आपत्तिजनक थी कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस योजना में यह था कि जितने भी भारत के प्रोविंस हैं, जितने भी सब प्रोविंस हैं, उनको स्वतंत्र कर दिया जाए और वह निर्णय ले कि भारत के साथ संविधान सभा में शामिल होंगे या पाकिस्तान के साथ संविधान सभा में शामिल होंगे। अब नेहरू ने कहा इसको प्लान बाल्कन, कि भाई आप तो इंडिया का बाल्कनाइजेशन कर रहे हो, आप तो इसे टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। क्योंकि एक बार अगर प्रांतों को और उप प्रांतों को स्वतंत्र कर दिया जाता है और कहा जाता है कि आप खुद डिसाइड करिए कि आप भारत के साथ मिलेंगे या पाकिस्तान के साथ, तो क्या होगा आपको पता है? उसके बाद सारे प्रोविंस अपने आप को स्वतंत्र होने की बात करने लगेंगे और भारत कितने टुकड़ों में बंट जाएंगे। उन्होंने तुरंत इस प्लान को फेंका कि नहीं, ये डिक्की बर्ड प्लान नहीं चलेगा। तब माउंटबेटन ने उस वैकल्पिक प्लान को सामने बीपी मेनन ने रखा माउंटबेटन के सामने, जिसको आप आज माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं, जिसमें तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन होंगे और जितने भी प्रोविंसेस हैं वह, या जितने भी प्रिंसली स्टेट्स हैं, वह उनको ऐसा नहीं कंपल्सन दिया गया प्रिंसली स्टेट्स को कि आप भारत या पाकिस्तान के साथ मिलिए, इन मिल जाइएगा तो अच्छा होगा। लेकिन अब भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन होंगे। हालांकि नेहरू डोमिनियन स्टेटस के लिए तैयार नहीं थे, वो पूर्ण स्वतंत्रता के आधार पर चाहते थे कि भाई भारत को आज़ादी मिले, लेकिन डोमिनियन स्टेटस एक्सेप्ट करना पड़ा। वजह क्या थी कि अगर पूर्ण स्वतंत्रता भारत 15 अगस्त को ही इस बेसिस को एक्सेप्ट कर लेता तो फिर हमें ब्रिटिश ऑफिसर और ब्रिटिश आर्मी की सेवा प्राप्त नहीं होती। इसलिए कहीं ना कहीं एक व्यवहारिक बुद्धि का परिचय दिया गया कि भाई इस कानून से सत्ता में एक प्रकार का गैप आ जाएगा, और अंत में हमने डोमिनियन स्टेट्स को स्वीकार किया और इस तरह से माउंटबेटन प्लान सामने आया। अब मैं आपको बताता हूं कि क्या यह माउंटबेटन की बाध्यता थी। माउंटबेटन पर कई बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं कि माउंटबेटन का काम लीग के द्वारा मांगी गई और कांग्रेस के द्वारा स्वीकृत स्वतंत्रता मात्र को लागू करवाना था। मतलब माउंटबेटन ने यह दिखाने की कोशिश की कि मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, मेरी इसमें क्या गलती है। भाई
लीग ने मांगी, कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया, विभाजन को स्वीकार किया और हमने बस उसे इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन यह गलत क्लेम है, यह सही क्लेम नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि माउंटबेटन ने लॉबिंग की, माउंटबेटन ने माहौल निर्मित किया और उचित माहौल निर्मित करके विभाजन का वातावरण तैयार किया। माउंटबेटन एक पार्टी है, माउंटबेटन इनोसेंट नहीं है। माउंटबेटन को हम इनोसेंट इसमें नहीं मान सकते। ही मैनिपुलेटेड टू कैरी द पार्टीशन टू इट्स लॉजिकल एंड। यही सच्चाई। अब इसके पीछे क्या कोई दूसरा मकसद भी था? तो मैं आपको बताऊं कि मुझे जब पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष हुआ और उसमें हमने यूएसए का ड्यूबियस रोल देखा, हमने यूरोपियन यूनियन का ड्यूबियस रोल देखा, तो फिर मुझे याद आ गया कि भारत का पार्टीशन हुआ था, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं पश्चिमी मस्तिष्क काम कर रही थी, क्योंकि कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। एक स्कॉलर हैं, कभी अगर आप चाहे तो उनकी बुक पढ़ सकते हैं। उनका नाम है नरेंद्र सिंह सरीला। वो माउंटबेटन के फॉरेन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी भी रहे थे, वहां पर उन्होंने काम भी किया था। तो नरेंद्र सिंह सरीला ने लिखा है कि वर्चुअली हुआ ऐसा कि शीत युद्ध, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। तो जब शीत युद्ध आरंभ हो गया था तो यह बात तय हो गई थी शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में, कि भारत एक गुटनिरपेक्ष देश होने जा रहा है। इंडिया इज लाइकली टू बी अ नॉन अलाइंड कंट्री। तो वो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन अमेरिकी गुट है वह सोच रहा था कि यह पाकिस्तान का रियल स्टेट है, जो बड़ा फेवरेबल सिचुएशन है। अगर मानचित्र पर आप देखेंगे तो मानचित्र पर आपको दिखेगा कि इसके बगल में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान के नॉर्थ में रशिया है, रशिया। तो अब सवाल है सोवियत रशिया। तो यह एक पार्टी है। तो उसको लग रहा था कहीं ना कहीं ब्रिटेन और अमेरिका को कि भविष्य में ये जो सोवियत रशिया है वो अफगानिस्तान में जरूर घुसने की कोशिश करेगा, कि क्योंकि इससे पहले द ग्रेट गेम जो 19th सेंचुरी में चला था ब्रिटेन और रूसी साम्राज्य के बीच, उसमें भी इस अफगानिस्तान को निशाना बनाया था रूस ने। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन और अमेरिका को ऐसा विश्वास था कि सोवियत रूस या कम्युनिस्ट रशिया अफगानिस्तान में घुसने की कोशिश करेगा, तो भारत तो नॉन अलाइंड है, भारत हमें कोई सहायता नहीं करेगा, तो हम पाकिस्तान को बेस बनाकर अफगानिस्तान में हम सोवियत रशिया से लड़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में योजना थी। तो पाकिस्तान को डिवाइड करने में इस शीत युद्ध, इस कोल्ड वॉर का बहुत बड़ा रोल रहा था और संभवतः वेस्टर्न कॉन्स्पिरेसी से पाकिस्तान को अलग किया गया। वह पाकिस्तान आज भी हिंदुस्तान के लिए सिर दर्द बना हुआ है। और इसलिए हम 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना हमने देखा तो हमें ऑपरेशन सिंदूर और उसमें वेस्टर्न कंट्रीज का रोल याद आ गया। यह पैदा भी हुआ है उन्हीं के आशीर्वाद से, और आज पाकिस्तान फल फूल भी रहा है वो कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद से। IMF का लोन एक्सेप्ट होता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का इतना बड़ा स्टेक है IMF में। वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, फिर पाकिस्तान को लोन की मंजूरी क्यों न? क्योंकि अभी भी दूसरा शीत युद्ध चल रहा है। उस शीत युद्ध में कहीं ना कहीं आप देखते हो कि अब ये रूस और चीन, ये दोनों का पश्चिमी देशों से कहीं ना कहीं तनाव है, यूक्रेन के मुद्दे पर, बाकी मुद्दों पर। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की जरूरत आज भी उनको है। इसलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को के प्रति इस प्रकार का मुलायमियत, इस प्रकार की नरमी बढ़ती जा रही है। तो खैर चलिए, हम फ्लैशबैक में चले गए, आपको भी थोड़ा फ्लैशबैक में ले गए, लेकिन अब आज मैं ज़्यादा दूर आपको नहीं ले जाना चाहूँगा, यहीं पर मैं रुकना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू लेटर।